हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक ट्यूटोरियल वंस अगेन। मेरा नाम है विवेक भट्ट और मैं आपके सामने एक बार फिर से क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट लेके आ चुका हूँ। उससे पहले हम लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि कंडक्टर्स कौन बनाते हैं और इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, मतलब उनके पास ऐसा क्या नहीं होता जिससे वो कंडक्टर नहीं कहलाते, और वो हमने पढ़ा था कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड हमने कुछ बातें जानी कि कभी कभी हमें नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका दूसरा नाम हमने वोल्टेज बताया था, वोल्टेज ही दिया हुआ रहेगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही बोला रहेगा, या फिर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाएगी कि ये 20 वोल्ट्स है या 24 वोल्ट्स है, या कभी कभी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा। एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज हमने उसके बीच का डिफरेंस निकालना है, और तब जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। उसके बेस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया था जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस ना देके एक पोटेंशियल, एक पॉइंट का पोटेंशियल और दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल की वैल्यूज आपके पास प्रोवाइडेड थी। वहां से आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपने सीधा डिफरेंस निकाला और वहां से पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाता है, एंड देन इट इज अ सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू W ओवर Q, राइट। मतलब कितना वर्क डन हुआ है किसी चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो चार्ज कितना मूव हुआ है उसमें कितना वर्क डन है, दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और वहां से आपके पास एक न्यूमेरिकल आ चुका था। आज भी हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे उसी के बेस पे, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाएंगे जो है इलेक्ट्रिक करंट। आज के टॉपिक में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। दूसरा आपने ये पढ़ना है कि करंट का फ्लो कैसे डिसाइडेड होता है, मतलब करंट का जो फ्लो है वो डिसाइड किस तरह से होगा, कहां से कहां करंट फ्लो कर रहा है। आज आप जानेंगे बैटरी के टर्मिनल्स के बारे में और जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की उनके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे माइनर से कॉन्सेप्ट हैं जो आज जिनके बारे में आज आप बहुत बेसिक से और बहुत क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज न्यूमेरिकल्स के साथ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार फिर से, और डिफरेंट कंडीशन में फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। सबसे पहला जो था वो क्या है, V इज इक्वल टू W ओवर Q। ठीक है, V जहां पे है, V का मतलब आपको पता है, V का मतलब है ऑब्वियसली PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप वोल्टेज भी बोल सकते हैं। W इज द वर्क डन, ठीक है, और Q जो है वो क्या है, चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव भी कहिए। वैसे मैंने आपको बताया था Q जो है वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, यानी कि ये जो है ओवरऑल एक फॉर्मूला बन जाता है वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। इसमें एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपके पास V की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं पे करा देते हैं, उसके बाद आगे फॉर्मूला बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, कितना मूव कराएं, 4 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मैंने आपको कल भी बताया था यूनिट से पता लग जाता है कि गिवन क्या है, राइट। तो कूलम्ब ऑब्वियसली हमारे पास क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। तो चार्ज कितना है, 4 कूलम्ब का चार्ज है इन मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन कल भी हमने किया था, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है एट 220 वोल्ट। नाउ वोल्ट है, ये सही है, यूनिट से हमें पता तो लग जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है क्या है, लेकिन थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट, एक पॉइंट है जिसका ये पोटेंशियल है 220 वोल्ट, टू अ पॉइंट एट 240 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन है। 4 कूलम का आपके पास चार्ज है, वो आपसे पूछ रहा है कितना ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा अगर उस चार्ज को ले जाना है 220 से 240 तक। ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा आपको, तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है बेटा। क्या निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। गिवन में आपके पास क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 4 कूलम का, सॉरी 4 कूलम है ना, हाँ, Q इक्वल टू 4 कूलम है। एंड अब V की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई है, तो V की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम खुद ही V भी माइनस V है, मैं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है,
बी पॉइंट ऑब्वियसली बड़ा वाला पॉइंट होगा, जो दूसरा पॉइंट है जो पास रहता है, कल मैंने डायग्राम बनाया था ना, तो वो जो चार्ज सोर्स चार्ज के पास रहता है वो वाला पोटेंशियल क्या होगा, हायर होगा। तो हायर से आप क्या करेंगे बेटा, लोअर वैल्यू को माइनस कर देंगे, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट्स। एंड देन आपको क्या निकालना है, W निकालना है। तो दैट इज वेरी मच सिंपल, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। आपको W निकालना है तो W इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाता है। Q, V कितना है 20 एंड Q इज 4। तो इस समय 80 जूल्स का वर्क करना पड़ेगा अगर आपको क्या है, एक चार्ज को क्या करना है, 4 कूलम के चार्ज को 220 वाले वोल्ट वाले पॉइंट से 240 वोल्ट वाले पॉइंट तक पहुंचाना है। तो ठीक है, इसके साथ एक और मेजरिंग वाली बात बताई थी हमने आपको कि मेजर कैसे किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सर्किट आप बनाओगे, सर्किट के बारे में आप अगर फर्दर ऑन जब चैप्टर आगे चलेगा उसमें आप पढ़ेंगे सर्किट के बारे में, इसीलिए मैंने वोल्ट मीटर को इतना डिटेल में आपको समझाया नहीं है, आगे आएगा तो समझाएंगे। ठीक है, जब सर्किट आप पूरा कवर कर लोगे उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये एक ऐसा डिवाइस है जो पैरेलल में कनेक्ट होता है। देन अगेन ये पैरेलल और सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको चैप्टर में आगे मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। जब आपको सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंसेज ये सारी चीजें पता लग जाएंगी उसके बाद वोल्ट मीटर और इसके आगे जो डिवाइसेस आएंगे उनको स्टडी करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए जो एक 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कभी कभी अगर आ जाता है तो आता है नेम द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए आंसर क्या आने वाला है आपका, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो उसका आंसर वोल्ट मीटर है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल लो, वो किससे मेजर होता है, आपका वोल्ट मीटर से मेजर होता है। ये क्वेश्चन हो गया, करिए इसको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देते हैं, वो आप खुद करेंगे वीडियो पॉज करके। हो गया, ठीक है। अब ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है जहां पे आपके पास पॉइंट दिए हुए रहेंगे, लाइक एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हो, फिर देन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो माइनस करके, राइट। अभी यहां पे दूसरे क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव each coulomb of charge through a 6 volt बैटरी। अभी बैटरी दे दी डायरेक्ट, ठीक है। अब 6 वोल्ट दे दिया, अब कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है। अब कोई पॉइंट नहीं, अब डायरेक्ट आपको वोल्ट्स में दे रखा है, यानी कि वो आपका कोई पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं है, अब वो डायरेक्टली आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो इसको तो बहुत सिंपल है करना। अच्छा, एक और चीज है बेटा, यहां पे आपको क्या पूछा हुआ है, एनर्जी पूछा हुआ है। इसका जो आंसर है, इसका सॉल्यूशन है, आपको क्या पूछा हुआ है, एनर्जी पूछा है। और एक बात याद रखिए, वर्क आप 9th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क आप उतना ही कर सकते हो जितनी आपके अंदर एनर्जी हो, यानी कि एनर्जी और वर्क हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितनी एनर्जी होगी उतना ही आप काम भी कर सकते हो, यानी कि आपको जब एनर्जी पूछा है तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या पूछ रहा है, वर्क डन कितना है। ठीक है, तो वर्क डन तो आपको निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। वी आपको गिवन है 6 वोल्ट्स और चार्ज कितना है, टू मूव ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, ईच 1 कूलम्ब, ईच मतलब 1, ठीक है। तो ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। आपको निकालना है W, तो अगेन W ही निकाल रहे हैं बार बार, V इंटू क्यू। V कितना है 6 और Q कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 6 जूल्स का वर्क आ जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा आइडिया आपको बेसिक होना चाहिए कि एनर्जी और वर्क डन जो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे का फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे और यही क्वेश्चंस आपको करने हैं। और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आप माइनस करेंगे, किस पॉइंट पे आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल का पॉइंट दिया हुआ रहेगा, कई बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल पॉइंट ना दिए के पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको प्रोवाइडेड होगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको हटा दो, हो गया, हटा देते हैं इसको।
अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले एक वही स्टोरी सी लेके चलते हैं, ठीक है। कल आपको स्कूल वाली स्टोरी याद होगी, क्लासरूम और स्कूल वाली, जहां मैंने आपको बोला था घर से स्कूल के गेट तक आए हैं और गेट से अब प्रिंसिपल ऑफिस तक जा रहे हैं, है ना। तो वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की थोड़ी थोड़ी कहानी आपको याद आ रही होगी। तो हमने कुछ ऐसा बनाया था, हम पॉइंट पूरा डिटेल में तो नहीं बनाएंगे बेटा, यहां से ऐसा बनाते हैं। एक ये पॉइंट है, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी जहां पर सोर्स चार्ज वगैरह है, ठीक है। लेट्स सपोज ये है। अब क्या है कि हमने क्या किया था, चार्ज को, जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सबसे बाहर, आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं तो आराम से निकल जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहां से ट्रैवल करते हुए कहां पहुंच रहे हैं, बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। हम ला रहे हैं ना उनको, जो वर्क डन किया हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, करेक्ट। और यहां पे जो पॉइंट है, यहां से कहां आ रहे हैं, बी पॉइंट तक आ रहे हैं। ए पॉइंट से कहां आ रहे हैं, बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से कहां आ रहे हैं, बी पॉइंट तक निकल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है एक आ रहा है, एक ही चार्ज का हम क्या करेंगे, हमें तो बहुत सारे चार्ज चाहिए रहते हैं ना। तो चार्जेस कंटिन्यूअसली, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आ रहे हैं फटाफट पर, जिनको पास नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्जेस को कैरी कर करके कहां पहुंच रहे हैं, बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक बात बताइए, कल मैंने आपको बताया था वहां से ए पॉइंट तक आना आसान है या ए से बी तक जाना। अब वहां की तो बात ही छोड़िए, इन्फिनिटी की बात छोड़ दीजिए। इन दोनों पोटेंशियल्स में से बड़ी वैल्यू इसकी होगी और छोटी वैल्यू इसकी होगी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये पॉइंट हायर पोटेंशियल का है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना। और ये वाला कौन सा है, लोअर पोटेंशियल का पॉइंट है। एक हायर पोटेंशियल है और दूसरा पोटेंशियल कैसा है, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। अब हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, हायर पोटेंशियल में से लोअर की वैल्यू को माइनस कर दे रहे थे, करेक्ट। यहां पर वो नहीं करना है, वो हो गया, वो कॉन्सेप्ट खत्म है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर मतलब आ रहे हैं, कह सकते हैं हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, ये वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ए से बी तक आने में ये वर्क कर रहे हैं। ए को हमने बोल दिया लोअर पोटेंशियल, बी को हमने बोल दिया हायर पोटेंशियल। ये फ्लो कर रहे हैं, फ्लो ही तो कर रहे हैं ना, जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, इधर है ना ए पॉइंट, सॉरी हाँ, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। इधर लोअर है, उठे वहां, उठे भले हम ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक ले जाने में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं, सही बात है, कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमें ये जो वर्क है, मैंने क्या बताया था, किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, अभी ये जो वर्क है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी काम किया है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, लोअर से हायर तक आने में काम तो किया है, और वो काम किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म क्या करेगी, यहां से करंट को फ्लो करवाएगी। यहां से करंट का राइज होता है, यहां से करंट का फॉर्मेशन होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मतलब चार्ज को आप हायर लोअर पोटेंशियल से हायर तक ले जा रहे हो, ऐसे उठा के ले जा रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर तक जा रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। और कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइज या फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो होते हुए जा रहा है ना वो, वही फ्लो तो क्या होता है, करंट को राइज करता है। क्योंकि अगर ये यहां से वहां नहीं जाएंगे, पहली बात, अगर ये यहां से वहां नहीं जाएंगे तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी, और एनर्जी नहीं आएगी तो करंट फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन लोअर से, फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, जब तक इलेक्ट्रॉन अगर यहां बैठा हुआ है ना, ये उधर नहीं जा रहा है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। याद रखिएगा, करंट फ्लो तब तक नहीं होगा जब तक ये लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ नहीं आ रहा है। जब तक ये यहां से मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जरूर है वहां पे, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है ना। अगर फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे करंट भी जनरेट नहीं होगा। वर्क एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बनाएगी, करंट। समझ में आई बात। तो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज
करंट। आप ऐसा कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो किसका फॉर्मेशन आएगा, करंट का फॉर्मेशन आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अभी ये डिसाइड नहीं हो पाता कि करंट का डायरेक्शन क्या है, अभी ये डिसाइड कर लेंगे। वैसे पहली बात है कि कॉन्टिन्यूअस करंट कैसे मिलेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस करंट कैसे मिलेगा, जैसे मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे मैं हूं, मेरा नाम इलेक्ट्रॉन है, मैं यहां से यहां गया, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा वर्क किया और अपनी एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां से यहां गया, वर्क किया, अपनी एनर्जी को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके करंट दे दिया। अब मैं यहां बैठ गया, ठीक है, क्योंकि वापस तो मैं जाऊंगा नहीं, हायर से लोअर में तो नहीं जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ही जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, लोअर से हायर ही जाएगा, फ्लो करता हो, वर्क जो करेगा वो वर्क करना है जो उसको। अरे हायर से लोअर जाने में उसे क्या दिक्कत होगी, वो कोई वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा ना। आप जैसे नॉर्मल सी बात, अब कैसे समझाएं आपको कि पैसा कमाने में मेहनत लगेगी, ऐसा उड़ाने में थोड़ी मेहनत लगती है, खर्चा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप लोअर से हायर जा रहे हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, हायर से लोअर तो फिसल के आ जाओगे ना। तो इलेक्ट्रॉन जब वर्क करेगा तो वर्क सिर्फ वो एक ही कंडीशन में कर सकता है कि वो लोअर पोटेंशियल से कहां जाए, हायर पोटेंशियल पे जाए, ठीक है। अब जैसे मेरा नाम इलेक्ट्रॉन, मैं चला गया लोअर से हायर पोटेंशियल में, मैंने वर्क किया, खत्म हो गया, मेरा काम खत्म, ठीक है। ऐसे मेरे पीछे पीछे जितने थे वो यहां तक आ गए, खत्म हो गए। अब क्या होगा, अब तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं कंडक्टर के अंदर, समझ रहे हो। अब उसके पास यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, कहां से आएंगे इतने चार्ज, एक पर्टिकुलर कंडक्टर ही तो होगा ना जिसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सारी दुनिया के इलेक्ट्रॉन थोड़ी ले आओगे वहां पे। तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिमिटेड होंगे ना। किसी भी कंडक्टर की बात कर लो आप, कोई मेटल की बात कर लो, किसी वायर की बात कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लिमिटेड होंगे। वो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं बेटा, और वो मजदूर फिक्स्ड है। अभी यहां से वहां चले गए, जितना करंट बनाना था बना दिया, समझ रहे हो। लेकिन एक बार अगर वहां चले गए, वहां से यहां भी तो आना पड़ेगा ना वापस, तो कैसे आएंगे, क्योंकि काम वो सिर्फ तब करेंगे जब यहां से वहां जाएंगे, तो कैसे आएंगे। अब ध्यान रहे, एक और सवाल मेरा यहां से पहले, चलो पहले इसी सवाल के ऊपर क्लियर कर देते हैं। ये यहां से यहां कैसे आएंगे, यहां से आएंगे किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू, जिसके अंदर से करंट आराम से पास हो सके, जिसके अंदर से आराम से घूम के आ सके। तो इसके लिए यहां पे क्या बनती है, एक नॉर्मली मेटल वायर बनाते हो आप, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास होते हुए आ जाएगा। ये वो रास्ता है जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से पास होकर कहां आ जाएगा, लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। उसे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे कहानी बन रही है, ध्यान से सुनना। इसको यहां पे आने पे, वापिस आने में सेम रास्ता चूज नहीं करेगा, ठीक है। हायर से लोअर आ सकता है, लेकिन उसी रास्ते से नहीं आएगा जिससे लोअर से हायर आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, बेचारे ऐसा मेहनत करके आ रहे होंगे, इधर नहीं आएगा। उसको जाने के लिए कुछ और रास्ता चाहिए लोअर पोटेंशियल के लिए, हम एक मेटल वायर उसको प्रोवाइड करा देते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते क्योंकि वो कंडक्टर नहीं होते, इसीलिए मेटल की वायर लगाई है, रबड़ की नहीं लगा सकते ना, वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ध्यान रहे यहां पे। अच्छा एक और सवाल है, सिंपल सा छोटा सा सवाल है, एक सेकंड में देख लो, एक मिनट। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, यस द रिकॉर्डिंग इज ऑन। और कल बंद हो गई थी एक्चुअली मैं आधे घंटे तक बोलता रह गया, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी। चलिए यहां पे क्या है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पास एनर्जी होगी, या यहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके पास एनर्जी होगी, किसके पास एनर्जी होगी, हायर पे। अरे यहां से तो काम करना स्टार्ट किया है ना, यहां लोअर पोटेंशियल से तो काम करना स्टार्ट किया है, यहां से वहां तक जाने के लिए, समझ रहे हो। अब यहां से वहां तक जाने के लिए जब पहुंच जाएगा तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा। यहां से ऐसा ऊपर तक गए हैं, बेस पे थोड़ी किसके पास पैसा रहता है, कमाओ 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 तो फिर पैसा आ जाता है ना। तो यहां से यहां पे जो हायर पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनके पास क्या रहेगा, एनर्जी रहेगी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उन्हें कहां आना है, उनका सिर्फ एक काम है भाई, वो मजदूर है, उनका एक काम है काम करना। अब उनके पास जो भी चीजें हैं, जब वो वापस अपने काम वाली जगह पे घूम के आएंगे ना, तो रास्ते में उनसे वो चीजें छीन ली जाएंगी। यहां से उस मजदूर ने काम करना स्टार्ट किया और उसके पास यहां तक आते आते क्या आ गया, एनर्जी आ गई। लेकिन उसका एनर्जी क्या करेगा, उससे जब वो वापस आ रहा होगा ना काम करने के लिए लोअर पोटेंशियल पे, तो उससे उसकी एनर्जी
छीन ली जाएगी। किसके द्वारा? यहां जो प्रेजेंट होंगे उसके द्वारा। आप चाहे यहां बल्ब लगाओ, चाहे यहां पंखा लगाओ, चाहे यहां फ्रिज लगाओ, जो कंडक्टर लगाना है लगाओ, इवन ये मेटल वायर ही क्या कर लेगी? उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी छीन लेगी। और मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करंट। और यही तो करंट होता है, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पूरा घूम के आएगा, एनर्जी से ले ली जाएगी। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से आएगा तो सही, लेकिन इसके अंदर से एनर्जी जो है वो कौन ले लेगी? वायर ले लेगी। ठीक है, अब बात आती है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। यहां तो नहीं था करंट, यहां से आया आया आया, यहां पे क्या आया? एनर्जी आई। कहां पे? हायर पोटेंशियल पे। अब ये एनर्जी पूरे में घूमेगी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो हम क्या बोल सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। समझ रहे हो? तो करंट का डायरेक्शन जो है वो कहां है बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर ही तो लिखा है, लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, लोएस्ट पोटेंशियल बोल रहा था, सॉरी। तो यहां से आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। वो चीज क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from higher potential to lower potential। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। करंट की किसी ने डायरेक्शन पूछ ली तो ये अब बुक्स में लिखा रहता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिट टू दिस एंड एक्चुअल डायरेक्शन, ये वो। सो समझो, बेसिक मतलब समझो। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हुई है वो कहाँ से कहाँ हुई है? यहाँ से स्टार्ट हुई है ना। कहाँ से स्टार्ट हुई है? हायर से। और कहाँ जा रही है? लोअर तक। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी? अभी उस पर भी आएंगे ऑपोजिट वाले हिसाब किताब पे। बट अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जा तो यहां से भी रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन की भी हम नहीं मान सकते हैं हायर से लोअर। क्यों मान सकते हैं? नहीं मान सकते। हायर से लोअर इसकी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है जो काम नहीं कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो यहां से यहां तक रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि उन्होंने काम किया है। समझ, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज लाइक वो घूमते हुए जा रहे थे, उनका कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। समझ लो, उनका मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से। और कहां तक है? यहां तक। यहां से स्टार्ट होना मतलब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? लोअर से। और कहां जा रहे हैं? हायर पे। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन कहां हो गई? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। अब क्लियर हुआ? क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is from lower to higher potential। और मैंने हायर टू लोअर लिखना था, नहीं ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। यहां से इस तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ठीक है, अब देखो करंट का मोशन किधर है? हायर से लोअर। और इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर है? लोअर से हायर। हो गए ना दोनों ऑपोजिट? अब दिख रहे होंगे कि सेम यार ऐसे ही तो चल रहा है, लेकिन ऐसे ही चलने में इतना बड़ा बैरियर भी तो है। लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन गए और हायर से घूम के लोअर कौन आया? करंट आया। ठीक है, अब जैसे बुक्स में कैसे रहता है, बुक्स में हम आपको बताते हैं कैसे रहता है। जैसे आपके पास ऐसा एक, अब चलो पहले ये समझ लो, लोअर और हायर। अगर मैं इसको थोड़ा क्लोज ले आऊं, ठीक है, ये तो थोड़ा बताने के लिए था आपको। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लोज ले आए, ऐसे यहां तक, ठीक है। अभी ये पोटेंशियल कौन सा है? हायर वाला। और ये पोटेंशियल कौन सा है? लोअर वाला। ठीक है, अब नॉर्मली बेटा अगर आपको एक कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे, तो आप एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो। जो वायर है उसके बीच में क्या कर देते हो? एक बैटरी कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, अब बैटरी या फिर सेल मान लो, अभी सेल के, अब वो भी आगे सर्किट में ही आएगा। ये एक सर्किट ही है वैसे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए इलेक्ट्रिकल, वो एक सर्किट कह दिया जाता है। सेल जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है। सेल देखा है आपने, सामने देखा है, घर में सेल देखा है, रिमोट में नॉर्मली होता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है। टीवी के रिमोट में होगा, टॉर्च में होगा, वो सेल कुछ इस तरह से होगा, जिसके एक तरफ प्लस लिखा रहता है और एक तरफ क्या लिखा रहता है? माइनस। ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है ना, सेल के अंदर।
अभी नॉर्मली वैसे तो ये बैटरी है, खैर 2 सेल को मिला दो फिर बैटरी। अभी हम एक सेल बना रहे हैं। फिजिक्स में सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, प्लस और माइनस। प्लस एक लंबा सा डंडा और माइनस छोटा होता है लेकिन थिक होता है। अब थिक बनाने का टाइम नहीं होता इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसा छोटा सा ही बना देते हैं। वो भी ऑब्वियस रीजन से क्या माना जाता है, नेगेटिव ही माना जाता है। पर नॉर्मली इसका ये बनेगा कि पॉजिटिव ये रहा और नेगेटिव ये रहा। दिस रिप्रेजेंट्स अ सेल। अब मैंने उधर ही क्यों पॉजिटिव बनाया, इधर नेगेटिव क्यों बनाया, ये बात जानने वाली है कि पॉजिटिव वाला जो होता है, और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला जो होता है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, अभी बनाया था ना ए और बी, ये हायर है। और नेगेटिव जो होता है वो लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखिएगा, सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल हायर और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब फिर से वहीं पे आ जाओ, इसके बीच में क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये यहां से कहां जा रहे हैं, हायर में, तो इतनी सी देर में लोअर से हायर, ये मूवमेंट है उनका। ठीक है, अब बुक्स में ऐसे भी है, वो भी सही है कि यहां से इधर जा रहे हैं खाली खाली जाके। ये रेड वाला जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स का दिखा रखा है वहां पे, बट देन अगेन वो एक रैंडम मोशन है। ठीक है, जब आपके पास बैटरी कनेक्टेड हो जाएगी उसके बाद का, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, और ये जो ब्लू वाला है ये किसका मोशन है, करंट का। पर समझने की टर्म्स में वहां तो ऐसे खैर एरो से आप बता सकते हो कि इधर इधर है। सर्किट में अगर आपको दिखाना है तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है। अब सेल के अंदर आपने देखा है वो काला काला, अब तो खैर डिजिटल बोर्ड्स हो गए, ग्रीन बोर्ड्स हो गए, बहुत सारे बोर्ड्स हो गया। पर पहले क्या होता था, ऐसा वॉल पे ब्लैक बोर्ड करते थे, ब्लैक कलर का पेंट कर देते थे, उसके ऊपर चौक से लिखते थे जब हम पढ़ते थे। तो उसमें क्या होता था, जब वो उखड़ जाता था तो सेल के अंदर का वो पूरा जो मटेरियल होता है इलेक्ट्रोड, उसको ऐसा पेंट कर देते थे उसमें, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, उसके अंदर वो जो मटेरियल होता है ब्लैक मटेरियल, उसमें रहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से यहां पहुंचता है। अब जब वो यहां से यहां, जब देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा लोअर वाले पे, उसके पास एनर्जी होगी नहीं होगी, वो सारी की सारी एनर्जी सेल के अंदर से ले लेता है और कहां पहुंच जाता है, यहां पे। और मैंने कहा मैं क्या करूं इस एनर्जी का, चलो वो घुमा देता है पूरे सर्किट में एनर्जी को, और पूरे सर्किट में घूम के जब वो आता है सारी एनर्जी को खर्च करके आता है। फिर घर पहुंचता है तो बोलता है पापा पैसे, तो वो सेल केमिकल एनर्जी मांगता है। फिर केमिकल एनर्जी से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर वहां से अब वो एनर्जी जो दे रहा है पापा ने, काम तो कर वही पहले, है ना। तो वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को कलेक्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाते हुए। ठीक, तो वहां से फिर हो जाएगा, फिर पूरी एनर्जी को वहां खर्च करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक तो करंट फ्लो होता है, और जब नहीं चल रहा है तो नहीं होता। ठीक है, तो करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, सॉरी करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ होता है, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जाते हुए दिखेंगे ना कभी पेपर में, तो करंट किस तरफ जा रहा होगा, इधर। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स आर राइट टू लेफ्ट, तो करंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, ये आज नहीं है, बहुत मतलब काम आती ही है। ठीक है, तो रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करंट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इज व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, जो वोल्टेज और करंट है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। वोल्टेज ज्यादा मतलब क्या, कि काम ज्यादा हो रहा है, वो यहां से इलेक्ट्रॉन फटाफट 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 काम कर रहे हैं। जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी उतना ज्यादा करंट फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो। तो वोल्टेज किस पे डिपेंड, सॉरी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। घर में जब डिम लाइट आती है मतलब वोल्टेज कम हो गया, तो करंट भी तो कम हो गया ना, तभी तो इतनी डिम लाइट आ रही है। तो वोल्टेज जो है वो किस पे, सॉरी करंट जो है वो किस पे निर्भर है, वोल्टेज पे। वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा, वोल्टेज कम करंट भी ठूस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। हायर से लोअर पोटेंशियल रहती है, करंट की डायरेक्शन कभी नहीं भूलना है इसको। हायर पोटेंशियल आपको पता है कहां पे रहेगा, लोअर पोटेंशियल आपको पता है कहां पे रहेगा, उसी को आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक करंट, यही बता दिया मैंने, ये जो लाइन बना रहे थे इधर ही बता दी। दूसरा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या यही टॉपिक चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, उसको डिनोट वगैरह कैसे करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, किस तरह से उसके मेजरिंग होती है। तो सबसे पहले आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट
बता तो दिया क्या है। तो नॉर्मली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला जाए द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे कहां से कहां? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तब करंट फ्लो होगा कहां? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। द फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। ठीक है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां रेट आ जाता है वो पता है कि समय के हिसाब से बात की जा रही है। 9th क्लास में पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लॉ। तो वही ये रेट ऑफ फ्लो, जहां वर्ड रेट आता है मतलब जिसके लिए वो बोल रहा है ना, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ एक्सेलरेशन, जो भी चीज वो बोल रहा है वो अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम के हिसाब से बोल रहा है। ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी कि करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब अपॉन टाइम। चार्ज फ्लो नहीं, रेट का मतलब अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी। तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जहां भी रेट आ रहा है इसका मतलब अपॉन टाइम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब रेट जहां है अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज ओवर टाइम, क्या बोलते हैं? करंट। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब Q अपॉन टी है, यूनिट निकालनी पड़ेगी। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? फिर देखिए जरा, Q, वही फॉर्मूले से निकालेंगे। Q इज चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की सेकेंड, आर जो भी होती है यहां पे हम सेकेंड मानेंगे। ठीक है। तो कूलम पर सेकेंड होती है C, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो कूलम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर इसकी एक अपनी यूनिट होती है जिसको आप क्या बोलते हो? एम्पियर। एम्पियर बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? एम्पियर। कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड बेटा। ऐसा यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कूलम पर सेकेंड, या फिर कूलम सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर एम्पियर ही बोल सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, सो सॉरी। ये है तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे इतना ज़्यादा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के पीछे नाम आता है, राइट। न्यूटन हो गया, एम्पियर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, टेस्ला साहब हैं हमारे, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं एक तरीके से। तो जो उन्होंने डिस्कवरी की वो अपने ही नाम के लिए क्या लिख देते थे? यूनिट लिख देते थे। तो ये बहुत जनरल सा फैक्ट है कि जो भी साइंटिस्ट डिस्कवरी करेगा वो अपना नाम उसके पीछे लगा देते थे। ठीक है। एक बहुत माइनर सी चीज़ ये है बेटा कि भले ही आप उनका जब सिंबल लिख रहे होंगे उनकी यूनिट का, जैसे न्यूटन लिखते हो तो कैपिटल N लगाते हो, ठीक है। जब भी उनका नाम पूरा लिखा जाएगा तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ऐसा जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, गलती से लिख दिया था वो AMPER, एम्पियर। ये कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। उनका यूनिट जो है वो क्या होगा? सिंबल कैपिटल हो सकता है बेशक, लेकिन जो उनका नाम आएगा वो क्या होगा? स्मॉल में होगा। अब न्यूटन जो है NEWTON हैं तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट, हम सो सॉरी, बट हाँ ऑब्वियसली न्यूटन स्मॉल में लिखा जाएगा। जब उनके यूनिट का सिंबल की बात आएगी तो उसको आप कैपिटल में लिख सकते हो। ठीक है। फिलहाल न्यूटन की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिलहाल हम एम्पियर की बात कर रहे हैं, और एम्पियर का सिंबल होता है A। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि करंट एम्पियर्स में नहीं आता, बहुत छोटी सी वैल्यू है करंट की, मान लो बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो उसको आप एम्पियर में मेजर नहीं करते। तो इनकी कुछ दूसरी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे मिली एम्पियर होती है और माइक्रो एम्पियर होती है। ठीक है। जैसे आपके पास कौन सी है? एक मिली एम्पियर है। अच्छा, एम्पियर वगैरह जो भी है, अगर मिली आ जाता है तो जो भी आपके पास टर्म है एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो उसमें 10⁻³ या फिर 1/1000 की आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसी को आप 1/1000 एम्पियर भी लिख सकते हो। मतलब एक एम्पियर के जब 1000 टुकड़े करेंगे ना, तब आपका क्या बनेगा? 1 मिली एम्पियर बनेगा। ठीक है। अच्छा, मिली एम्पियर को लिखते कैसे हैं? छोटा m बड़ा A। ठीक है। एक होता है दूसरा माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को कैसे लिखते हैं? 10⁻⁻⁶। उसके 1000 कर रहे थे, उसके 10⁻⁶, मतलब एक के पीछे 6 जीरो। ठीक है। उतने आप उसके टुकड़े करेंगे। माइक्रो मिली से भी 3 गुना कम होता है। ठीक है। 6 गुना कम होता है एम्पियर से। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए बनाते हैं ना, जैसे ए,
सॉरी ए बोल रहा हूँ, यू बनाते हैं ना जो यू, तो यू में ये तो यू बना ऐसे खींच देते हैं, ये म्यू बनता है, इसको बोलते हैं म्यू। वैसे माइक्रो बोला जाएगा यहाँ पे, माइक्रो एम्पेयर से इसको डिनोट कर सकते हैं जब वैल्यूज बहुत छोटी हो। हालांकि अभी आप 10th क्लास में तो मिली माइक्रो आपके पास मिली आ सकता है, पॉसिबल है, माइक्रो बहुत हार्ड कैसे किया आ जाए, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। माइक्रो एम्पियर को अगर आपको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻⁻6 में आएगा, मिली है तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे आपको मैंने बोल दिया कि 2 मिली एम्पियर है और आपको क्या करना है, एम्पियर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 2 × 10⁻3। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट हो गई, ये करंट का फॉर्मूला हो गया I = Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट हो चुकी है। और हाँ, इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इसे मेजर करते हो, जैसे आपने देखा था कि क्या था वो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे मेजर करते थे सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे मेजर करते थे, वोल्ट मीटर से। इंस्ट्रूमेंट जिससे आप करंट मेजर करते हो वो होता है एमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एमीटर, AMMETER, एमीटर। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट क्या है वो, एमीटर है। ठीक है, और एक और इंस्ट्रूमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि सर्किट में करंट है भी या नहीं। दोनों में डिफरेंस है, कितना है वो ये मेजर करेगा, है भी या नहीं वो कोई और डिसाइड करेगा। अभी नाम नहीं लिखा ना उसका। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर नहीं, टू मेजर नहीं, टू डिटेक्ट करंट कौन है, उसको बोलते हो आप गैल्वेनोमीटर। उसका नाम है बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। एमीटर, मेजर करने के लिए एमीटर। कितना है, क्लास में बच्चे कितने हैं वो एक मॉनिटर को बोल रखा है, बच्चे हैं भी या नहीं चेक करके आओ वो दूसरे मॉनिटर को बोल रखा है। जो काउंट कर रहा है कितने हैं, मेजर कर रहा है, वो कौन है, एमीटर है। जो करंट चेक कर रहा है कि है भी या नहीं वो कौन है, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक आधा क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड, छोटा सा ही, ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया ना सबको, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन, आप खुद करेंगे पॉज करके पहले, उसके बाद देखिए अगर नहीं आता है तो। कैलकुलेट द, क्या निकालें, चार्ज दैट फ्लोज थ्रू a bulb in 20 minutes if the bulb draws a current of 0.25 एम्पियर। चलिए 30 सेकेंड्स आपके पास, करिए, वीडियो पॉज कीजिए और करिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसको करने की कोशिश कीजिए बेटा, होना चाहिए। करें बेटा इसको, चलिए करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, कैलकुलेट द चार्ज, क्यू तो निकालना है, फ्लोज थ्रू अ बल्ब इन 20 मिनट्स, मिनट है, टाइम दे रखा है, किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आ जाएगा 1200 सेकंड आ जाएगा। और आई कितना हो जाएगा, एम्पियर में दे रखा है 0.25। सिंपल है। एक और चीज़ बेटा, जब भी आंसर्स निकालते हो आप, कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी ऐसा यूनिट पक्का लिखा करो, मार्क्स कट जाते हो उसमें कभी कभार, कि जब आप आंसर तो निकाल दो, सर 20 आया, सर 10 आया, सर 15 आया, उसकी यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी ना, जो भी निकाल रहे हो आप, तो इनकी यूनिट्स पक्का लिखा करो। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, Q/T। अब Q कितना है, सॉरी Q तो निकालना है, तो यहीं से इसका फॉर्मूला आगे बन जाएगा, Q इक्वल्स टू I इंटू T। आई कितना है बेटा 0.25 और T कितना है 1200। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है
12 5 is 60, 12 2 24 एंड 300 और 2 0 और हैं, 2 0 खत्म। 300 कूलम आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 300 कूलम विल बी द चार्ज जो फ्लो करेगा 20 मिनट में एक बल्ब के अंदर से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और भी करेंगे। फिलहाल ये लेक्चर अभी थोड़ा लंबा हो चुका है तो हम इसको अभी यहीं पे पॉज देंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। इसका रिवीजन कीजिएगा शुरू से, जितना आपने 2 लेक्चर और पढ़े हैं उनको भी एक बार देखिए, उसके बाद कंटिन्यूएशन में इसको पढ़िए, क्योंकि हमारे लेक्चर जो है आपस में कनेक्टेड ही रहते हैं। जैसे सेकंड वाला आज थर्ड वाले से कनेक्टेड था इलेक्ट्रिक करंट से। कल हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे वहाँ से। ओम्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा वहीं पर। कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि किस तरह के सिंबल्स जो हैं आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे क्या पुट करना है, कैसे पुट करना है। उसके बाद आपका ओम्स लॉ स्टार्ट होगा एंड देन ये करंट के न्यूमेरिकल्स उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।